आज हम पढ़ते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चीज़ है, एक नई योजना आई है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया गया है। ये क्यों चलाया गया है? जब ऐसी स्थिति बन गई थी कि लोग भूख मर रहे थे और हमें अधिकतर चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा था। तब भारत ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया ताकि हम खुद ऐसी चीज़ों को अपने पास विकसित कर सकें और उन चीज़ों के लिए हम दूसरे देश पर निर्भर न रहे। तो आत्मनिर्भर भारत देखते हैं कि कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा करने के लिए और वैश्विक नीतियों में बदलाव के तहत भारत सरकार ने क्या किया, आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया था, जिसका बहुत सारे उद्देश्य थे। जैसे कि पहला उद्देश्य था स्वदेशीकरण। स्वदेशीकरण में क्या है कि स्वदेशी वस्तु को अपनाना है, स्वदेशी वस्तु से ही विकास करना है, और जो विदेशी वस्तु है जिसको हमको आयात करने में बहुत महंगा हो जाता है, ऐसी वस्तुओं को त्यागना है। तो विश्व को नवीन उत्पादन केंद्र के रूप में भारत को विकसित करना है, जो वैश्वीकरण की बदलती परिभाषा में आत्म केंद्रित ना होकर बल्कि क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर को महत्व देना चाहिए। इसके अलावा लोकल फॉर वोकल पर ज्ञान मतलब फोकस किया गया है और मेक फॉर वर्ल्ड का नारा दिया गया है। दूसरा है वैश्विक उत्पादन आपूर्ति केंद्र के रूप में। जैसे चाइना क्या है, एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित है। चीन के स्थान पर भारत को विश्व का नवीन आपूर्तिकर्ता देश के रूप में स्थापित करना और विश्व के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति भारत के प्रति विश्वास बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य था। दूसरा, अर्थव्यवस्था में सुधार करना है। तो भारत में अधोसंरचना विकास के साथ साथ कौशल निर्माण पर भी जोर दिया जाना है। दूसरा, सरल सम औद्योगिक नीतियों को लागू कर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। ये इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के आधारभूत जैसे कि 5 स्तंभ है। पहला इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक में बढ़ोतरी करना है। इसी के तहत ये भी बोला गया है कि 2025 तक भारत का जो अर्थव्यवस्था का कार्य है वो $5 ट्रिलियन की किया जाना है। तो जो वृद्धिशील परिवर्तनशील के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित होगा। दूसरा, अवसंरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत के पहचान बने। तीसरा, टेक्नोलॉजी बोलना चाहिए कि 21वीं जो सदी है वो प्रौद्योगिकी व्यवस्था पर आधारित प्रणाली होना चाहिए। गतिशील जनसांख्यिकी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है, कहना चाहिए हमारे यहाँ जनसंख्या आबादी कहा जाता है कि भारत एक युवा देश है, जहाँ जो 15 से 59 वर्ष के आयु के व्यक्तियों की जो संख्या है वो सभी देशों की तुलना में अधिक है। ठीक है, तो वाइब्रेंट डेमोग्राफी याद रखेंगे, डेमोग्राफी पूछा जाएगा। मांग है डिमांड, भारत की मांग एवं आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना है। यहाँ पर जो मांग है बहुत अधिक है, कहना चाहिए जितना ज़्यादा आबादी होगा वहाँ पर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मांग अधिक होगी। तो जनसंख्या बहुत डिपेंड करता है मांग के लिए। तो अपन 5 चीज़ यहाँ से याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंड, थर्ड याद रखेंगे टेक्नोलॉजी, और फोर्थ याद रखेंगे डेमोग्राफी, और 5 याद रखेंगे डिमांड। कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार हेतु आत्मनिर्भर राहत पैकेज 3 बार चला है। तो पहले जब चला तो आत्मनिर्भर भारत जो है 1.0 के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसमें घोषणा तिथि जो है 26 मार्च 2020 को किया गया था आत्मनिर्भर 1.0 का, जिसमें राशि थी तो 1.98 लाख करोड़ की राशि थी। इस टाइम क्या था कि जब 22 मार्च को एक बार जनता कर्फ्यू आह्वान किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, है ना, तो ये एक अभ्यास था आने वाले दिनों के लिए। फिर हमने 25 मार्च को लॉकडाउन लागू कर दिया। तो लॉकडाउन लागू होने की वजह से जो व्यक्ति जहाँ थे वहाँ फंस गए थे, तो उस और सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ख़त्म हो गई थी। तो ऐसी स्थिति में
लोगों को राहत देने के लिए ये आत्मनिर्भर भारत 1.0 लाया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 1.7 लाख करोड़ सहायता राशि प्रदान किया गया, जिसमें गरीबों को 10 किलो अनाज देना था व 1 किलो दाल देने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें क्या था, 1.98 लाख करोड़ का पैकेज था, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तरफ रूप में 1.7 लाख रुपए करोड़ का राशि का प्रदान किया गया था। अब ये गरीबों के लिए ही था, जैसे कि 10 किलो प्रति गरीब को, है ना, प्रति व्यक्ति को दिया गया था गेहूँ या अनाज के रूप में। दूसरा 1 किलो दाल देने का प्रावधान किया गया था। देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान था, तो किसी के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सुधार था, सरल और स्पष्ट कानून के रूप में थे, मजबूत वित्तीय प्रणाली अपनाना था, सक्षम मानव संसाधन और तर्क संगत कर प्रणाली। देखिए दूसरा है आत्मनिर्भर भारत 2.0। तो घोषणा तिथि है वो 12 मई 2020 को संचालित किया गया था। याद रखेंगे 2.0 कब है, तो 12 मई 2020 को। पहला कब आया, तो 26 मार्च 2020। इसमें भी सहायता राशि थी कि 20 लाख करोड़ रुपए की सहायता राशि थी। 26 मार्च 2020 को घोषित जो था 1.98 लाख करोड़ पैकेज के अतिरिक्त रिजर्व बैंक द्वारा मार्च 2020 व उसके पश्चात उपलब्ध कराए गए राहत पैकेज के 8.01 लाख करोड़ की घोषणा भी शामिल है। ठीक है, आर्थिक पैकेज में नैतिक घोषणा जैसे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख रुपए का बीमा का कवर किया गया था, बीमा कवर दिया गया था, कवरेज किया गया था कि अगर वो कोरोना का इलाज करवाते दौरान या कोरोना के से लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 50 लाख का बीमा कवर दिया गया था। दूसरा ये था कि जो महिला थे, जो जनधन खाता जुड़ी हुई थी, जनधन खाता में 3 माह तक, है ना, 3 माह तक क्या किया गया, 5500 रुपये राशि के रूप में उनको प्रदान की गई थी, अंतरित की जाती थी। तीसरा पॉइंट क्या था कि उज्ज्वला योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर भी इस टाइम प्रदान किया गया है। ठीक है, मार्च अप्रैल मई इस टाइम में क्या किया गया था कि ये 2 पॉइंट का है, मई जून जुलाई का है, तो कहना चाहिए 3 माह तक निःशुल्क गैस सिलेंडर भी प्रदान किया गया था बीपीएल परिवार को। मजदूरी के तहत जो मजदूरी दर था वो 182 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिन किया गया था। अभी राशि बढ़ गई है, 196 रुपये है। 3 करोड़ निर्धन गरीब मतलब वरिष्ठ नागरिक विधायक को दिव्यांगों के खाते में 1,000 रुपये के अनुग्रह राशि अंतरित करेंगे, है ना। यहाँ पे विधायक नहीं है, ये कुछ और शब्द होगा। निर्धन वरिष्ठ नागरिक होंगे, दिव्यांग होंगे और वृद्ध होंगे, है ना, ऐसा टाइप का होगा। तीसरा जो है वह आत्मनिर्भर भारत 3.0 है। तो यहाँ पर सहायता राशि जो है 2.65 लाख करोड़ की राशि है। 12 राहत उपाय के क्षेत्र थे, है ना, याद रखेंगे। पहला 26 मार्च को संचालित था, दूसरा 12 मई को, तीसरा 12 अक्टूबर को संचालित है। तो आत्मनिर्भर के तीसरे संस्करण व रिजर्व बैंक के सहयोग से 12 नवंबर 2020 तक भारत सरकार द्वारा अभी तक, है ना, टोटल 29.87 लाख करोड़ की राशि क्या की गई थी, कुल प्रोत्साहन की राशि घोषणा की गई थी। यह कुल राहत पैकेज का जीडीपी का 15% था। कुल जीडीपी अपने यहाँ जितना भी है उसका 15% हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान संचालित किया गया था। ठीक है, प्रमुख उपाय जैसे कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 18,000 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी। कोविड वैक्सीन के शोध हेतु 900 करोड़ रुपए लाया गया था। ठीक है, बाद में यही कोवैक्सीन के रूप में आया है, और जब और पढ़ेंगे कोवैक्सीन के बारे में तो और बताऊँगा। कृषि उर्वरक सब्सिडी हेतु दिए गए थे 65,000 करोड़ की राशि, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अंतर्गत 10,000 करोड़ की राशि दी गई थी। तो ये सब याद रखेंगे। शहरी में 18,000 करोड़, कोविड वैक्सीन के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च करती है सरकार, कृषि उर्वरक के लिए 65,000 करोड़ की राशि खर्च की गई है, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना अंतर्गत 10,000 करोड़ की राशि। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कुछ उद्योग से संबंधित देखते हैं।
तो उद्योग में क्या था कि जो सूक्ष्म है, लघु है या मध्यम उद्योग के नवीन मापदंड मई जो 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा MSME मध्यम मतलब क्या होता है, वही है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग में निर्धारण जो मापदंड थे उसको और चेंज किया गया है। पहले जो मापदंड था वो वार्षिक कारोबार और निवेश के आधार पर निर्धारित होंगे और विनिर्माण सेवा के क्षेत्र में MSME के लिए भी समेकित मापदंड अपनाए गए हैं। मतलब पहले जो निवेश था उनको चेंज किया गया है और उसमें कुछ सुधार किए गए हैं। अब जो लघु उद्योग है उसे किस आधार पे लघु उद्योग बोलेंगे या मध्यम उद्योग बोलेंगे या सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे, ये निर्धारण की गई है। जैसे सूक्ष्म उद्योग है तो मिनिमम उसमें 1 करोड़ के निवेश से वो उद्योग खुलना चाहिए और उसका सालाना जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक प्राप्त होना चाहिए। ऐसे उद्योगों को ही सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर निवेश 1 करोड़ होना चाहिए और वार्षिक उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ का। वैसे ही लघु उद्योग है, 10 करोड़ की राशि से निवेश करके उद्योग को खोला जाना चाहिए मिनिमम, है ना। 10 करोड़ की उसमें उपकरण मशीन ये सब लगे होने चाहिए और जो वार्षिक जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए। जहाँ पर ये राशि कम हो जाएगी वहाँ पर ये लघु उद्योग की श्रेणी में से हट जाएंगे। वही मध्यम उद्योग है तो 50 करोड़ रुपए से 250 करोड़ के बीच होना चाहिए वार्षिक टर्नओवर जो है, और 250 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होना चाहिए और निवेश जो होना चाहिए 50 करोड़ की राशि होना चाहिए। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान किस प्रकार है सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग का। तो विनिर्माण क्षेत्र से भारतीय अर्थव्यवस्था में जो ग्रामीण नगरीय हैं उनको रोजगार 32% प्राप्त होता है। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम क्षेत्र से विनिर्माण वही है, ठीक है, निर्माण से विनिर्माण बनता है। व्यापार जो है 35% है, 35% क्षेत्र में रोजगार प्राप्त होता है ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग से, और अन्य में 33%। तो याद रखेंगे 32, 35 और 33। अब देखिए केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की निष्पादन स्थिति। तो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय ने केंद्रीय उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें वर्ष 2020 के दौरान निष्पादन क्षमता एवं अन्य आंकड़ों को जारी किए गए हैं। जैसे केंद्रीय उपक्रम की जो कुल संख्या है, ठीक है, कितना है, 348 है। दूसरा, कार्यशील उपक्रम की जिसमें कुल कितने उपक्रम जो मतलब उद्योग हैं या उपक्रम है वो कार्यरत हैं, तो जो हैं वो 249 है। मतलब टोटल केंद्रीय उपक्रम की संख्या जो है वो 348 है, जिसमें 249 कार्यरत हैं। और जिसमें सर्वाधिक का जो लाभ अर्जित करने वाली कंपनी है ONGC है, ये तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी है ना, ऑयल एंड प्राकृतिक गैस कंपनी है। और सर्वाधिक जो हानि वाला उपक्रम है या उद्योग है वो BSNL है। ठीक है, कार्यशील उपक्रम का निवल लाभ जो है वो याद करेंगे तो ठीक है, ना याद करेंगे तो ठीक है। 14,229,51 करोड़ की राशि है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि केंद्रीय भारी उद्योग जो है मंत्रालय एवं सार्वजनिक ऐसा है कि उपक्रम जो केंद्र के जो उपक्रम है वो 348 है, जिसमें 249 जो है वो कार्यरत है। सार्वजनिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनी और कम लाभ अर्जित करने वाली कंपनी शामिल है। देखिए, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कोर इंडस्ट्रीज है, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है के निर्देशन में आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा अप्रैल 2020 हेतु भारत के जो 8 कोर सेक्टर हैं उनका क्या क्या योगदान है, क्या क्या कमी आई है। तो 8 कोर सेक्टर याद रखेंगे। कोर सेक्टर कहाँ कहाँ आता है, कौन कौन सा कोर सेक्टर है। तो 8 कोर सेक्टर में विद्युत आता है, इस्पात आते हैं, रिफाइनरी, पेट्रोल है, उर्वरक है, सीमेंट है, प्राकृतिक गैस है, कच्चा तेल है और कोयला। तो भारी गिरावट जो है वहाँ पे विद्युत में आया है। ठीक है, सर्वाधिक योगदान जो है कहना चाहिए उत्पादन भ्रांश में, उत्पादन में गिरावट में सर्वाधिक गिरावट जो है इस्पात में गिरावट आया है। गिरावट जो है सर्वाधिक इस्पात में आया है। और
योगदान सबसे ज़्यादा किसका होता है उत्पादन बढ़ाने में, तो होता है पेट्रोल रिफाइनरी का। यहाँ पर होता नहीं है, लेकिन एक बात चीज़ मान लेंगे कि इस्पात में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है। देखिए भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन जो है कितना नंबर पे है, तो विश्व जो एक इस्पात संघ है ने क्या किया था कि वर्ष 2019 में वैश्विक कच्चे इस्पात के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन जो है चाइना करता है। ठीक है, चाइना जो है लगभग 119 मिलियन टन उत्पादन करता है। ठीक है, जबकि जो भारत है वह कुल उत्पादन में 111.2 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन करता है। इस प्रकार वैश्विक स्तर पर जो कच्चे इस्पात उत्पादन में देशों का क्रम देखेंगे तो पहला चाइना आता है, फिर दूसरा भारत आता है, तीसरा जापान आते हैं, है ना। तो याद रखेंगे कच्चे इस्पात उत्पादन में जो भारत है वो द्वितीय नंबर पर है 111.9 मिलियन टन के साथ, और वैश्विक उत्पादन का वो 5.9% है। देखिए ऊर्जा परिदृश्य देखते हैं तो जो जारी करती है उसके बारे में जानते हैं कि भारतीय विद्युत स्थापित क्षमता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण है, जिसके तहत 30 नवंबर 2020 को अभी टाइम जारी किया गया था, जिसके अनुसार हमारे यहाँ विद्युत उत्पादन क्षमता किस प्रकार होती है। तो 3 उपक्रम संचालित होते हैं, एक तो केंद्रीय उपक्रम होते हैं, दूसरा होता है राज्य उपक्रम होता है, तीसरा होता है निजी उपक्रम। तो केंद्रीय उपक्रम से लगभग 93,927 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये सब चीज़ राज्य से सबसे ज़्यादा किया जाता है, राज्य से 103617 मेगावाट, निजी उपक्रम से 1766555। याद रखेंगे तो सबसे परसेंटेज में याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा जो विद्युत उत्पादन है, जो सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन कहना चाहिए, सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन जो करता है वो 47.2% के साथ निजी उपक्रम करती है। ठीक है, और मेगावाट याद रखेंगे 374,199 मेगावाट कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। क्षेत्र का योगदान है विद्युत स्थापित में। अब वो किस प्रकार, जैसे ताप विद्युत से 61% विद्युत उत्पादन होता है। ठीक, फिर नवीनीकरण स्रोतों से 24.2 मेगावाट, फिर जल से, है ना, फिर नाभिकीय संयंत्रों से। इस प्रकार 374,199 मेगावाट का उत्पादन 30 नवंबर 2020 का रिपोर्ट है। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत, ऐसे ऊर्जा स्रोत नवीनीकरण और ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है नवीनीकरण होता है, एक होता है अनवीनीकरण। तो नवीनीकरण स्रोत में वो आते हैं जिसे एक बार यूज करने के बाद पुनः उसको प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, है ना, बायोमास ऊर्जा, लघु जल विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ भी देखेंगे कि कोल विद्युत जो उत्पादन क्षमता है यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कुल विद्युत उत्पादन जो नवीनीकरण की ऊर्जा है वो 87,087 है, 87,087 मेगावाट उत्पादन होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा उत्पादन होता है उसको याद रखेंगे पवन ऊर्जा से सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन होता है, लगभग 37,000 मेगावाट उत्पादन होता है। ठीक, अब फिर टॉपिक पढ़ते हैं कृषिगत क्षेत्र। जैसे खरीफ फसल उत्पादन में प्रथम अग्रिम अनुमान जारी किया गया था, जारी करता है केंद्रीय कृषि सहकारिता एवं कल्याण विभाग के द्वारा 22 सितंबर 2020 को खरीफ कृषि हेतु 2021 के लिए जारी किया गया था, जिसमें कुल उत्पादन क्षमता कुल उत्पादन मिलियन टन में हुआ था। कुल खदान उत्पादन हुआ था 144.5 मिलियन टन, जिसमें जो चावल है वह 102.36 मिलियन टन है, मोटा जो है अनाज है वो 3284 मिलियन टन है, दाल जो है 9.3 मिलियन टन है, तिलहन जो है 2573 मिलियन टन है, और गन्ना जो है 3.983 मिलियन टन है। बाकी जो है कपास में ये याद रखेंगे कि 37.2 है, और गांठ में एक गांठ में कितना होता है तो 170 किलोग्राम होता है, और जूट में 180 किलोग्राम होता है। ये याद रखेंगे कितना भरा जाता है, एक का जो गांठ बनता है उसमें 170 किलोग्राम कपास भरा जाता है, दूसरा में जूट मेस्ट में 180 किलोग्राम। तो यहाँ से कुल खदान क्षमता जो है 2021 का 2021 बोलेगा तो इतना है, कितना
याद रखेंगे 144.52 मिलियन टन कुल उत्पादन क्षमता है, जिसमें चावल का 102 है, मोटा अनाज जो है 3284 है, दलहन का 9 मिलियन टन है 9.31, और तिलहन 2573 मिलियन टन है, और गन्ना का है 399.83 मिलियन टन। इसके अलावा कपास में जो याद रख सकते हैं 170 किलोग्राम प्रत्येक गांठ में भरा जाता है, और जूट में स्टैक के लिए 180 प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब कृषिगत हम लोग निर्यात करते हैं। आयात और निर्यात के बारे में ये सब चीज़ याद रखेंगे। आयात जो हम दूसरे देशों से अपने यहाँ जो संसाधन को मंगाया जाता है, लाया जाता है, ये आयात कहलाता है। जब हम वही संसाधन दूसरे देश को भेजते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। तो हमने कितना पूर्व वर्ष की तुलना में निर्यात का कृषि में योगदान याद रखेंगे। कृषि मंत्रालय द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें भारत के कृषि माल की निर्यात की स्थिति जारी किया गया है। कृषि वस्तुओं का निर्यात जो है इतना हुआ था, है ना, 25,502 करोड़ का निर्यात किया गया था, जो पूर्व वर्ष की तुलना में 23.24% की बढ़ोतरी हुई है। ये याद रखेंगे, निर्यात का कृषि में जीडीपी में योगदान 9.9% है। इतना है, 9.9% जीडीपी में योगदान है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैश्विक निर्यात में, वैश्विक उत्पादन में भारत की रैंकिंग, वैश्विक निर्यात में स्थान, तो जो गेहूँ और फल है उसमें सेकंड स्थान है, जबकि सब्जी में थर्ड स्थान है ना। इस प्रकार है, मतलब वैश्विक निर्यात में योगदान है 34 है, 34, 14 और 23। तो गेहूं का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है हमारे यहाँ से, गेहूं और फल का और सब्जी का। उत्पादन में याद रखेंगे, गेहूँ निर्यात छोड़ दो, निर्यात यही याद रखेंगे कि जीडीपी का 9.9% है। बाकी ये सब चीज़ याद रखेंगे कि गेहूं का और फल जो तृतीय स्थान में है हम लोग उत्पादन के मामले में, जबकि सब्जियों में तीसरे स्थान में। न्यूनतम समर्थन मूल्य याद रखेंगे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए जारी किया जाता है ताकि जो किसान है या कृषक है वो अपने उत्पादन करने के बाद उनके मूल्य में गिरावट ना आए। अगर अधिक उत्पादन हो जाता है और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा तो उनके जो उत्पादन किए हुए फसल है उसका मूल्य गिर जाएगा, है ना। इसीलिए जारी किया जाता है ताकि उनको घाटा ना हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने विपणन सीजन 2 के लिए सभी अनिवार्य जो खरीफ फसल उनको कहा जाता है, जिनकी जो बुआई है वो जो मानसून के सत्र से शुरुआत में होती है, जून जुलाई समय में, और कटाई जो होती है अक्टूबर नवंबर में होता है। इनके लिए एमएसपी जारी की गई है, जैसे कि सामान्य धान के लिए 1868 है, जो पहले 1815 था, जिसमें 53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, सामान्य दान होगा धाने ग्रेड याद रखेंगे 1888 है, जो पिछला 1835 था, इसमें भी 53 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, दूसरा याद रखेंगे मक्का याद रखेंगे जो 1760 रुपये है, 90 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, पूरा में 1760 था। मूंग याद रखेंगे कि 7196 है, 750 था, 70, 50, 140 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। मूंगफली 5275 है, जो पूर्व में 50-90 था, 185 रुपये की बढ़ोतरी याद रखेंगे। और सोयाबीन 3880 है, जो 170 रुपये बढ़ोतरी के साथ है। ठीक है, सामान्य धान याद रखेंगे 1868, 1888 ए ग्रेड के लिए, मक्का के लिए याद रखेंगे 1850, मूंगफली के लिए 5275 और सोयाबीन के लिए 3880। बाकी उसमें 53 बढ़ोतरी है, 90 मक्का में और 185 रुपये बढ़ोतरी मूंगफली में और सोयाबीन के लिए 170 रुपये की। रबी भी फसल के लिए अभी जारी किया गया था कि 21 सितंबर 2020 को जारी रबी विपणन मौसम जो है 21-20 के सभी आदेशित रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसका जो अनुशंसा कौन किया? स्वामीनाथन आयोग ने अनुशंसा किया गया था, जिसके अनुसार
गेहूं का जो रेट है 21-22 चले ना, अभी जो है वो 19 रबी फसल के लिए 19-25 है, लेकिन 21 जो 22 के लिए ख़रीदा जाएगा रबी फसल को, वो ख़रीदा जाएगा 1975 में। ठीक है। जौ का 1600 है, जो 15-25 था, 1600 कर दिया गया, 75 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई है। और चना के लिए 5100 कर दिए गए हैं, जो 48-75 था, 225। रेपसीड और सरसों के लिए 46-50, जो 44-25 था, 225 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर गेहूँ चना खास ज़्यादा रखेंगे कि गेहूँ के लिए अभी 1975 है, 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है 25 से। और जौ के लिए 1600 है, उससे 75 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। बाकी जो है वो बाद में पढ़ेंगे, यही तक कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है।